नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जो है एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। एफसीआई के जो एनुअल फंक्शन हो रहा था उसमें वो पहुंचे और वहां विकसित भारत के जो पीएम का सपना है विकसित भारत, उसको लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा संदेश जो है मंच से दिया है कि विकसित भारत की कल्पना को हम कैसे साकार कर सकते हैं। तो क्या कुछ अपने इस संबोधन में कह रहे हैं भूपेंद्र यादव, आइए हम सीधा आपको भूपेंद्र यादव के संबोधन में लेकर हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नई दिल्ली से मंजीत कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। आंदोलन से निकल रहे थे, अपना देश बनाने की जद्दोजिहाद में थे और एक ऐसे समय जब हम बंद नीतियों में अपने आप को एक साम्यवादी मॉडल के, जिसको एकदम पैक नीतियों में देश को चला रहे थे, और आज एक ऐसे दौर पर आए हैं जब हम एक खुलेपन के साथ भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। फिक्की की ये यात्रा भारत के विकास की यात्रा है और मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम ऐसे संगठन होंगे जो विकसित भारत की यात्रा की संकल्पना में हर बिंदु को अपनी यात्रा के किसी न किसी अनुभव में समेटे हुए होंगे। और इसलिए जब व्यक्ति के जीवन को या देश को आगे बढ़ाने की बात की जाती है तो उसमें कुछ नए प्रयोगों के क्षण भी आते हैं। विकसित भारत बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो पहल करी है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के हर क्षेत्र में नई संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए कल मैंने शाह जी से पूछा था, मैंने कहा कि मैं आकर के अपने मन से कुछ बोलूं, आप ही कुछ पॉइंट सजेस्ट कर दीजिए कि मुझे क्या विषय रखना चाहिए। उनका पहला प्रश्न यही था कि विकसित भारत के बारे में आप जरूर कहिए। और मेरा मानना है कि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा विषय है। विकसित भारत का अर्थ है जिसमें पूरी तरीके से हम गरीबी से मुक्त हों। और गरीबी से मुक्त होने का अर्थ है कि देश के बसने वाले हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने के सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। एक लंबे समय तक जिस शासन व्यवस्था में हम रहे थे उसमें लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और इसलिए विकसित भारत को पिछले 10 वर्षों में जो आगे बढ़ाने का काम हुआ है उसमें नई टेक्नोलॉजी से, डिजिटल गवर्नेंस से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुआ है, गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी भी आई है, पॉलिसी का रिफॉर्म भी हुआ है और सबसे बड़ी बात नए इनोवेशन को आगे बढ़ाने की बात कही है। और इसलिए उसकी बुनियाद है कि हमने देश में स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और जब हम 47 के विजन की बात करते हैं 2047 के, तो गरीबी से मुक्त भारत तो होना ही चाहिए, लेकिन हम एक सिविलाइजेशनल वैल्यू पे खड़े हुए डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा जो इथोस है वो अपने आप में विश्व कल्याण का है। और इसलिए मजबूत बनने में 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए और एक संपन्नता होनी चाहिए। भारत में पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लगता है कि जैसे संपन्नता होना कोई नुकसान का विषय है। मेरा कहना है कि विकसित भारत तभी होगा जब भारत में एक नहीं हजारों की संख्या में उद्योग और उद्योगपति खड़े होकर देश निर्माण में खुल करके भाग लेंगे। वो विकसित भारत का हमारा सपना होगा। दुनिया ने अपने
ये जो पिछली पूरी यात्रा करी है, जब शाह जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा विषय क्लाइमेट चेंज का है। अभी जो बाको में हमारी कॉप चल रही है, इस कॉप में जो सबसे बड़ा विषय चर्चा में चल रहा है वो हमारे दुनिया के एमिशन के कारण न्यू क्वांटिफाइबल गोल क्या होने चाहिए। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, जैसा कि मेरे से पहले आपके प्रेसिडेंट ने भी कहा था, कि विषय आया था कि जो एमिशंस हैं उसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके लिए सभी देशों के अपने कंट्रीब्यूशन होने चाहिए, और कंट्रीब्यूशन होने के साथ हर देश के अपने एनडीसीज तय होने चाहिए, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा भी था कि हमने हिस्टोरिकली जो कार्बन एमिशन में दुनिया का स्पेस घेरा है उसका कंपनसेशन हम निश्चित रूप से करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। वो विषय तो वार्ता के माध्यम से चल ही रहा है, लेकिन पिछली कॉप में भी जो यूएई में हुई थी, तब पेरिस के बाद एक बार ये तय किया गया था कि एक बार ग्लोबल स्टॉक टेक लेना चाहिए, कि देशों ने जो अपने एनडीसीज दिए हैं, अगर उन सारे एनडीसीज को पूरा किया जाएगा और भविष्य में पूरी दुनिया को अगर एनर्जी के रिसोर्सेस उपलब्ध कराने जाएंगे तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होगा और उसके हिसाब से फाइनेंशियल उसका पैकेज भी क्या होगा। और इसलिए ग्लासगो के कॉप में जो एक बड़ी सफलता हुई थी वो आर्टिकल 6 की हुई थी, जिसको मेरे को भी आपकी तरफ से कहा गया था कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। और आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि अपने अपने जो हमारे एनडीसीज हैं, वो जो एम्बिशियस एनडीसीज हैं, उसके साथ साथ इस ट्रेडिंग मैकेनिज्म को कैसे बनाया जाए। और ग्लासगो के बाद शर्म एल शेख में भी और यूएई में भी आर्टिकल 6.2, 6.4 के लिए बातचीत चली, और इस बार बाको में ये उपलब्धि रही कि हमने, दुनिया ने कम से कम 6.2 पे अपने एग्रीमेंट को स्वीकार किया। और इसलिए इसको स्वीकार करते समय इस बात को भी तय किया गया कि अब भविष्य में अगर हम कार्बन क्रेडिट का ट्रांसफ़र भी करते तो दुनिया में, दुनिया के स्तर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट को, मैकेनिज्म को कैसे विकसित किया जाए। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय जो भी वार्ताएं इस संबंध में होगी, उसमें इस मैकेनिज्म के साथ ही साथ आर्टिकल 6.4 में जो फ्यूचर में अब आने वाले 1 वर्ष के लिए छोड़ा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इस आर्टिकल को पूरा लागू किया जाएगा तो उसके लिए फर्दर उसकी बेसलाइन क्या होनी चाहिए, उसकी एडिशनलिटी क्या होनी चाहिए, उसके लिए सरप्लस डिमांड क्या होनी चाहिए, लीकेज, और उसके साथ साथ जो नॉन परफॉर्मेंस इस सिस्टम में होगा उसके लिए आगामी 1 वर्ष पे विचार करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के द्वारा इस फ्रेमवर्क को भारत में तैयार किया गया और हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी शुरू किया है। आपको जानकारी है कि हमने जो अपने एनडीसीज दिए थे पेरिस एग्रीमेंट में, जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी कार्बन एमिशन की क्षमता को 2005 के मुकाबले में 40% कम करेंगे, और उसके साथ ही साथ हमने ये भी वादा किया था कि हम रिन्यूएबल की क्षमता को 45% बढ़ाएंगे। दोनों लक्ष्यों को हमने 2030 से पहले पूरा किया, और भारत G20 का एक ऐसा देश है जिसने इस लक्ष्य को पूरा किया और उसके साथ ही साथ 2030 के नए लक्ष्य को भी दिया है, जो आपके अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर कहा। लेकिन हमारा जो एक और लक्ष्य है कि जिसमें हमने कहा है कि हम 33% ग्रीन कवर को बढ़ाने की बात करेंगे, और उसके लिए सरकार ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को शुरू किया, और मोदी जी का 3.0 जो सरकार का विषय शुरू हुआ, इसमें 100 दिनों के लिए एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट भी लाया गया। मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन भी इसमें लागू किया गया, और इसमें हमने
शुरू में PSUs को आमंत्रित करके पूरे देश में एक प्रयोग के तौर पे किया है और एक ग्रीन क्रेडिट पोर्टल को भी शुरू किया है। मुझे बताते हुए खुशी है कि 100 दिन के ही पहले दिन के इस कार्यकाल में जो लक्ष्य तय किया था 47,937 हेक्टेयर जमीन, जिसमें 22 PSU के द्वारा इस GCP पोर्टल का उपयोग किया गया और लगभग 22,700 हेक्टेयर 823 लैंड पार्सल्स में इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लागू किया गया। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में इंडस्ट्री के सहयोग के साथ हम ग्रीन भारत के इस विषय में ग्रीन क्रेडिट फंड के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। कार्बन क्रेडिट के साथ ग्रीन क्रेडिट के इस इम्प्लीमेंटेशन में हम निश्चित रूप से भारत का जो लक्ष्य है 33% ग्रीन कवर, उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भी है, वो अपने रिसोर्सेज को माइंडफुल यूटिलाइजेशन का विषय है। क्योंकि जब हम मिशन लाइफ की बात करते हैं और धरती के रिसोर्स की बात करते हैं तो धरती के रिसोर्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं है। धरती के रिसोर्स की एक लिमिट है। मैं कई बार कई जगह इस बात को कह चुका हूं। आज बल्कि एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें भारत का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो औसत दुनिया में बहुत अच्छा है। हमारी 17% पॉपुलेशन का जो एमिशन में हम लगभग 4% है, लेकिन इतनी ही पॉपुलेशन अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिला दिया जाए तो उनका कार्बन एमिशन 60% है। पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा सबसे कम है। लेकिन दुनिया को भी अगर इस रास्ते पे चलना होगा और फ्यूचर के अगर सस्टेनेबिलिटी को पाना होगा तो सर्कुलर इकोनॉमी की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर सर्कुलर इकोनॉमी की बात पे जोर दिया है और इसीलिए उनके संकल्प को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी में जो 10 वेस्ट कैटेगरीज में हम लोग अपने रूल्स बनाने में सक्षम हुए हैं, जिसको हमने पूरी तरीके से लागू किया है। ये 10 क्षेत्र में पहला लिथियम आयन बैटरीज, दूसरा ई वेस्ट, तीसरा टॉक्सिक एंड हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट, चौथा स्क्रैप मेटल, पांचवा टायर एंड रबर, छठा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, सातवां जिप्सम, आठवां यूज्ड ऑयल, नवा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट और 10वां सोलर पैनल्स। लेकिन इतना ही इस क्षेत्र में करना काफ़ी नहीं है। आने वाले समय में हमारे स्टार्टअप के माध्यम से और हमारे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी में काफ़ी काम होना बाकी है। यही कारण है कि हमने इस क्षेत्र को देखते हुए EPR के फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने का काम किया। EPR के फ्रेमवर्क में कलेक्शन करने का काम किया और EPR फ्रेमवर्क में भी हम लगातार इंडस्ट्री के साथ बात करते हुए फ्यूचर में क्लीन अपने इस मॉड्यूल को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए लगातार सबके साथ बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय है वो मिशन लाइफ का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के विज़न को अभी हाल ही में जो ब्राज़ील में भी G20 का जो डिक्लेरेशन आया है और दुनिया के सब देशों ने लगातार जितनी भी कॉप हुई है वहाँ ये माना है कि सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल ये आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का अर्थ है कि हम माइंडफुल किस यूटिलाइजेशन करें रेदर देन माइंडलेस कंजम्पशन। और इसलिए मिनिस्ट्री के द्वारा भी इस पर लगातार काम किए जा रहे हैं। देश की बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, इको सेंसिटिव जोन के लिए भी लगातार काम किए जा रहे हैं। भारत पूरी तरीके से मॉन्ट्रियल के उस पैक्ट का साझी भी है जिसमें कगाली के अपने रेजोल्यूशन के माध्यम से जो दुनिया को ग्रीन कूलिंग एक्शन प्लान बनाने की बात कही है, हमारे यहाँ पर भी हमने
चाहे गाड़ी के लिए हो, रेफ्रिजरेशन के लिए हो, कूलिंग प्लान के पूरे एक्शन प्लान को आगे बढ़ाने की बात करी है। एक जो सबसे बड़ा विषय है हमारे देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का है। मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा विषय है जो हमारे को सबसे ज़्यादा एक्शन प्लान की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण विषय हमारे लिए है। हमारी मंत्रालय के द्वारा 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लागू किया गया था। ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को हमने 130 शहरों के माध्यम से लागू किया और इन 130 शहरों में हमने जो फंडिंग का क्रिटिकल गैप है उस गैप को भरने का काम किया। क्लीन एयर के लिए जो बाकी नोडल एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के जो और डिपार्टमेंट, उन नोडल एजेंसीज को एक साथ मिलाकर के आगे बढ़ाने का काम किया और इसमें परफॉर्मेंस बेस का ऑडिट करके हमने परफॉर्मेंस बेस के आधार पर इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके साथ ही साथ देश में क्लीन एयर के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन, आज तो मुझे ये बताया भी गया है कि स्वच्छ भारत मिशन को आप लोगों ने भी अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक हेल्दी कंपटीशन बनाने के लिए अडॉप्ट किया है। मैं फिक्की को भी इस सराहनीय योगदान के लिए बधाई देता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेजिडेंशियल सेक्टर इस हेल्दी कंपटीशन में आएगा तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के साथ स्मार्ट सिटी मिशन, सतत नगर वन योजना को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि दिल्ली के इस एनसीआर क्षेत्र में विशेष रूप से नवंबर की ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन आती है उसमें एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है और इसलिए एक प्रयोग जो हमने किया कि दिल्ली में जितने भी व्हीकल है, व्हीकल पॉल्यूशन को देखते हुए हमने जो पेट्रोल का जो फ्यूल है BS4 से BS6 में चेंज किया ताकि जितना क्लीन फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे उतना इस पॉल्यूशन को कमी करेंगे। दूसरा जो विषय है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के काम को तो आगे बढ़ाया ही है। दिल्ली में अगर पिछले 3-4 साल में आप देखेंगे तो 7,759 जो यूनिट्स हैं एनसीआर में, उसमें से हमने 7,442 को क्लीनर फ्यूल पे शिफ्ट किया, जिसके कारण हम पिछले 4 सालों में इस एवरेज को सुधार सके हैं। और इतना केवल दिल्ली के आसपास के पूरे एनसीआर एरिया में, हरियाणा में 3,141 यूनिट्स में से एनसीआर क्षेत्र में 2,954 को हमने कन्वर्ट किया। उत्तर प्रदेश के एनसीआर एरिया में 2,273 में से 2,183 यूनिट्स को कन्वर्ट किया और राजस्थान में भी जो बगल में हमारे एनसीआर एरिया में 522 यूनिट्स हैं, उसमें से 482 यूनिट्स को हमने इसको कन्वर्ट करने का काम किया। और हम इस बात के लिए इंडस्ट्री को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी अपना जो क्लीन फ्यूल पे जो उन्होंने अपना ट्रांजिशन किया उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। लेकिन स्टबल बर्निंग एक ऐसा इशू है जिसके लिए इस बार भी हमने पूरे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लगातार मीटिंग ली। शिवराज जी ने बीच में 2 बार मीटिंग ली। सेक्रेटरीज स्तर पे लगातार इसका मॉनिटरिंग का काम हुआ। एक लेजिस्लेशन को लाया गया CAQM, जिसमें पहली बार जो देश में 4 साल पहले इस लॉ को लाके जो एयर शेड है, क्योंकि एयर शेड जो है वो बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्री है और इसलिए उस पर एक्शन लेने के लिए दिल्ली में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए थी जो एनसीआर ही नहीं, एनसीआर के बाहर भी जहाँ पर ये एयर शेड के कारण डिस्टर्बेंस पैदा होती है वहाँ पर अधिकारियों को एक्शन ले सके, डायरेक्शन दे सके। और CAQM ने लगातार सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करके विशेष रूप से स्टबल बर्निंग पे काम करने की कोशिश करी है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि इसमें और ज़्यादा पेड़ लगा करके इस विषय को एनसीआर क्षेत्र में विशेष रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे
और यही कारण है कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को पूरे देश के सामने दिया था। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी वेबसाइट पे लगातार इस पे लगातार प्रविष्टि आ रही हैं। 100 करोड़ लोगों ने अब इस आंकड़े को पार किया है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन उसके साथ ही साथ CPCB की जो गाइडलाइंस है, विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो गाइडलाइन है, मिटिगेशन को लेकर के जो गाइडलाइन है, उन सारी गाइडलाइन को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी तरफ से किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि इस बदलते हुए समय में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ के सामने विषय है कि जब हम कोई भी इंडस्ट्री को खड़ा करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला कमिटमेंट है वो अब केवल शेयर होल्डर के साथ नहीं है। इंडस्ट्री को बनाते समय शेयर होल्डर के साथ ही साथ हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेक होल्डर के साथ भी है। क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन निकल करके आता है, अगर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे पूरी दुनिया को लेकर के जाते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारा जो प्रोडक्शन निकल के आता है उसमें स्टेक होल्डर के साथ कम से कम हमारा रिश्ता रहना चाहिए। और इसलिए इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज, एनर्जी यूज़ और ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न, वो भी एक ऐसा पार्ट है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उसका ज़रूर देखना चाहिए। और आज आप लोगों ने शायद फॉर्म प्रोडक्ट पे अपनी चर्चा भी करी है। और तीसरा, जो गवर्नमेंट तो करती है लेकिन इंडस्ट्री को भी हेल्थ केयर और एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम है जिस पर लगातार अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी अपने प्रोडक्शन के साथ साथ ध्यान में रखना ही चाहिए। दुनिया में कार्बन एमिशन को जो नापने का जो एक विषय है उस पर भी मैं अपनी तरफ से एक ही विषय कहना चाहता हूँ। जितना भी प्रोडक्शन के कारण एमिशन है उसके 2 विषय हैं, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड सिंक फॉर एब्जॉर्बिंग वेस्ट। जो आज हमारे ऊपर जो विषय लगाया जाता है, दुनिया में सारे डेवलपिंग कंट्रीज इस बात को मानते हैं कि दुनिया बेहतर सस्टेनेबिलिटी की ओर तब बढ़ सकती है जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाए। हमारे देश में भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के कारण हम इस विषय पर काफ़ी आगे बढ़े हैं। और हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में इंडस्ट्री का भी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होगा, विशेष रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके जितने क्लीन एनर्जी की ओर जाएंगे उतना ही बढ़िया हम देश में